इस वक्त जो मेरे साथ खातून मौजूद है ये कोई आम खातून नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान की सबसे पढ़ी लिखी खातून और ऐसी खातून जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की ठान ली है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको क्या दिया। जितनी आपने डिग्रीज़ कर रखी हैं, जब आप किसी भी एचआर के पास जाती हैं, आप उसको अपनी डिग्रीज़ दिखाती हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी एचआर हो या कंपनी का ओनर हो वो इतना पढ़ा लिखा होगा जितनी आप होंगी। लेकिन आप वाहिद बेटी हैं जो खुद कहती हैं कि मेरे सर्टिफिकेट्स में मेरा वालिद का नाम लिखा जाए। खलीलुर रहमान बेटी के पीछे क्या कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, कुदरत का इंसाफ या हुकूमती बेहिसी, आज की जो वीडियो और कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपने दिल थाम के सुननी है ये कहानी। इस वक्त जो मेरे साथ खातून मौजूद है ये कोई आम खातून नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान की सबसे पढ़ी लिखी खातून और ऐसी खातून जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की ठान ली है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको क्या दिया। ये है सौलिया खलील। 9 डिग्रीज़ हैं, 8 डिप्लोमास हैं, रिकॉर्ड याफ्ता है, अवार्ड याफ्ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कहानी का दूसरा रुख जो है बहुत दर्दनाक है। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी जो सीएम है, आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो भी इतना नहीं पढ़े हुए जितनी सौलिया खलील पढ़ी हुई हैं। लेकिन जो कहानी का दूसरा रुख है वो ये है कि आज भी 9 डिग्रीज हासिल करने के बावजूद, इतने ज़्यादा अवार्ड हासिल करने के बावजूद, आज भी इनके पास कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं है जिससे ये अपना घर या अपने बेटे का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर तरीके से चला सके। ये सिंगल मदर हैं, शादी के बाद सारे डिप्लोमास किए, शादी के बाद सारी तालीम हासिल की, लेकिन आज भी ना उम्मीद नहीं है, बहुत कुछ करना चाहती हैं। सारी कहानी क्या है सौलिया खलील से जानते हैं। इसके अलावा कहानी में एक और बहुत मज़े का ट्विस्ट है। ये वाहिद बेटी हैं, ये वाहिद खातून है जो कि चाहती हैं कि मेरी जो डिग्रीज़ हों, मेरे जितनी असनाद उनके ऊपर मेरे वालिद का नाम लिखा हो, मेरे नाम से ज़्यादा मेरे वालिद का नाम प्रोमिनेंट हो। इनसे ये सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हमने 9 डिग्रीज़ का जिक्र किया, कौन कौन सी डिग्रीज़ आपने हासिल कर रखी हैं। मेरे पास एमबीए है, एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, एमए एजुकेशन, बीएड, उसके अलावा एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, एलएलबी और पीएचडी मेरा कंटिन्यूड है। कोई ऐसी डिग्री जो आपने छोड़ी हो? अभी तो मुझे कम लगती है, मेरा दिल करता है कि मैं और पढूं। अच्छा, कौन कौन से डिप्लोमा आपने हासिल कर रखे? डिप्लोमास डिफरेंट फील्ड्स के हैं, लाइक लैंग्वेज में सिंटैटिक्स मैनेजमेंट, प्रोग्मेटिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर के बेसिक्स 2 डिप्लोमास है मेरे पास, फैशन डिज़ाइनिंग का है, इसके अलावा रेस्क्यू के साथ मैंने एक टीम के साथ ट्रेनिंग ली थी उसका है, और बेसिक कंप्यूटर में ही ज़्यादा है। आपने इतनी डिग्रीज हासिल कर रखी हैं, जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा तो मैं किसी ऐसे शख्स के साथ मिलने जा रहा हूँ जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में होगा, गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। क्या ऐसा है? नहीं सर, मैं एक होम ट्यूटर हूँ। मैं इवनिंग में होम ट्यूशन्स करती हूँ। मेरी ट्यूशन्स जो स्टार्ट होती हैं वो दिन को तकरीबन, एक तो कुछ प्राइवेट स्टूडेंट हैं जिनको प्राइवेट हम घर में रेडी करके एग्ज़ाम दिलवाते हैं, वो तो 12 साढ़े 12 मेरी ट्यूशन स्टार्ट होती है और मेरी लास्ट ट्यूशन 10:15 बजे रात को ख़त्म होती है। तो जितनी आपने डिग्रीज़ की, क्या आपको जॉब मिली नहीं, आप करना नहीं चाहती, या जो आप कर रही हैं उसमें मुतमईन है? नहीं, जॉब मैं करना चाहती हूँ। अच्छी जॉब किसका करने को दिल नहीं होता, लेकिन मैंने अप्लाई बहुत ज़्यादा किया। रीज़न तो नहीं मुझे पता कि क्यों लिस्ट्स में नाम नहीं आए या इंटरव्यूज़ के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिली, लेकिन कोई ऐसा महकमा नहीं है जहाँ मैंने ट्राई ना की हो। इवन वापडा में, एनएच वालों में, हर जगह पे मैंने जॉब्स ट्राई की, टीचिंग में की हैं। एनटीएस भी मेरे काफ़ी सारे क्लियर हुए, लेकिन जॉब नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप बड़ी पुरुमीद हैं। मुझे ये बताएं, जितनी आपने डिग्रीज़ कर रखी हैं, जब आप किसी भी एचआर के पास जाती हैं, आप उसको अपनी डिग्रीज़ दिखाती हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी एचआर हो या कंपनी का ओनर हो वो इतना पढ़ा लिखा होगा जितनी आप होंगी। रिएक्शन अब अच्छा होता है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है कि जब मैंने किसी एचआर में जाना है तो मैंने सिर्फ 1 या 2 डिग्रीज़ मेंशन करनी है, उससे ज़्यादा मेंशन नहीं करनी है। इसकी भी मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करूँगी। हर कोई अपने अंदाज़ से सोचता है, अपने अंदाज़ उनका होता है। लेकिन मैं जब भी इतनी सारी डिग्रीज़ लेके किसी भी अदारे में गई हूँ तो मुझे सबसे पहला कमेंट ये मिला कि कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी, व्हाई नॉट वन फील्ड। तो मैंने कहा व्हाई आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम एजुकेशनिस्ट। आप मुझे एजुकेशनिस्ट देखें, आप किसी को भी पॉजिटिव बोलना चाहें तो एक ही तस्वीर के 2 रुख होते हैं। आप नेगेटिव बोलें या पॉजिटिव बोलें। अगर आप मुझे एजुकेशनिस्ट बोलेंगे तो पॉजिटिव है, अगर आप मुझे कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी बोलेंगे, व्हाई नॉट वन फील्ड, तो ये नेगेटिव बात है। तो मतलब वो सबसे पहले तो मुझे सर से पाँव तक बड़े गौर से देखते थे लोग। उसके बाद लाइक इतना ऑड सा रिएक्शन मुझे मिलता था कि मैं खुद ही कहती थी यार मैं क्यों आ गई यहाँ पे ना। तो फिर एक सुरूर ही मिला मुझे। फिर ये है कि एक इज़्ज़तदार काम मुझे यही लगा कि बच्चों को पढ़ाऊँ, और स्पेशली मेरी जो इवनिंग की होम ट्यूशन है वो छोटे बच्चों की है, 1 क्लास की, 2 क्लास के, 3 क्लास के। और उनमें रहने की वजह से अब मेरी अपनी नेचर जॉली हो गई है। शायद मैं सारे टेंशनें, सारे दुख उन बच्चों के सारा दिन उनमें गुजार के टेंशनें भी भूल जाती हूँ। और शायद मुझे लगता है कि मेरे दिन का जो वक्त है
वो छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि गुनाह से पाक वो बच्चे हैं और इससे बेहतर वक्त मेरा नहीं गुजर पाता। आप बड़ी पुरुमीद हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर कोई बीए कर लेता है ना अच्छे मार्क्स के साथ, वो सबको बताता है कि मैंने बीए कर लिया। आप इतनी डिग्रीज लेकर जाती हैं, दुनिया डिग्रीज दिखाती है, आप अपनी डिग्रीज छुपाती हैं कि ये ना हो कि लोग कहें कि यार ये इतना पढ़ा लिखा बंदा हमारे पास कैसे आ गया। कभी मायूस नहीं हुई आप? नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान है, इंसान की फीलिंग्स भी टूटती हैं, इमोशंस भी टूटते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे पेरेंट्स नहीं है। शायद वो होते तो मुझे किसी चीज़ की परवाह भी नहीं थी। अब वो ऑलरेडी वहाँ से कॉर्नर वीक है पेरेंट्स की तरफ से, उनकी जो गैर मौजूदगी है, या अब वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती उस हवाले से। तो जो दूसरी मायूसी है वो जब एक दफ़ा सिंगल पेरेंट हूँ, बेटे पे नज़र डालती हूँ, तो उस वक्त भी कुछ उम्मीद जागती है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी मैंने आगे पढ़ना है, मैंने अभी जो अपना चैलेंज, जो अपने आप को गोल्स दिए हुए हैं, मुझे वो पूरे करने हैं। तो मुझे अभी उम्मीद अपनी दोबारा फिर से बनानी पड़ती है, तो मैं दोबारा बनाती हूँ। अच्छा, हम लोग दिन में मुख्तलिफ स्टोरीज के साथ मिलते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में अलमिया चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं वो अपने वालिद से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, लेकिन आप वाहिद बेटी हैं जो खुद कहती हैं कि मेरे सर्टिफिकेट्स में मेरा वालिद का नाम लिखा जाए। खलीलुर रहमान बेटी के पीछे क्या कहानी? खलीलुर रहमान की बेटी मेरा फ़ख्र है, मेरा बाप। मैं सारी दुनिया को बताती हूँ कि मैं खलीलुर रहमान की बेटी हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे खलीलुर रहमान की बेटी कहें। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बाप को, अपनी माँ को हर दिन एक एक वो ख्वाब तैयार करते और उसको बुनते हुए और उसके पीछे मेरे नाज नखरे उठाते हुए, मेरे लिए गरम गरम रोटी, भाई बच्ची पढ़ रही है, तो इतना कुछ उन्होंने कर दिया ना। छोटी माइनर चीज़ें भी मैं उनकी आपको बताने लग जाऊँ ना कि उन मेरे माँ बाप की मेरे पीछे क्या मेहनत है, तो वो किस्से कहानियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने जिस एज में पढ़ा, जिस एज में मेरे फादर ने मुझे ड्राइविंग सिखाई, मुझे रोड्स पे जाने में, तो उनका अपना ख़ानदान उनके अगेंस्ट हो गया था और बड़े अजीबो गरीब से उनको कमेंट करते थे कि इस बंदे में गैरत ही नहीं रही, बेटी को फ्रंट सीट पे गाड़ी चलवाता है, खुद बैठता है, ठीक है। तो मेरे फादर का आगे से ये जवाब था कि किसी वैन में बिठा दूँ, कोई इधर से आके कंधा मार के जाए, उधर से कंधा, मतलब मैं गौर से देखती थी कि मेरे हर जो मेरे पे सवाल उठता था ना, मेरे बाप मेरे आगे दीवार की तरह खड़े हो जाते थे कि भाई मुझसे बात करो, मैं हूँ ना, ठीक है। इवन मेरे जो बड़े भाई थे उनको भी अब्बू कहते थे कि मैं हूँ ना, तुम लोग अभी ज़रूरत नहीं है। तो इतना सपोर्टिव बाप, इतना नरम दिल बाप, इतना काइंड पर्सनालिटी, इतनी अजीम पर्सनालिटी थे वो। और नो डाउट अगर वो बंदा मुझे साथ ना देता, मेरे लिए एक लड़ाई ना लड़ता, तो मैं यहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो ये जो डिग्रीज़ का सफ़र है, मैंने तो जैसे अब्बू सोचते थे, जैसे छोटी छोटी विशेज़ थी, मैंने तो अब्बू की छोटी छोटी विशेज़ पूरी करने की कोशिश की। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे पास आज क्या आ गया। तो मैं तो सिर्फ अपने बाप को फॉलो करके, उनको रोल मॉडल बना के, उनको आइडियलाइज़ करके, तो उनके साथ चलने की कोशिश की मैंने। अच्छा, आपने ये सारी डिग्रीज शादी के बाद की, आपकी शादी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल सकी। क्या कोई उस चीज़ से आपने आपको किक बैक किया, मोटिवेशन मिली कि नहीं अब मैंने खुद अकेले सर्वाइव करना? यस, ऑब्वियसली हमारे माशरे का मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, सॉरी फॉर यू, आप भी मेल हैं, लेकिन हमारी जो फीमेल्स हैं, जब उनकी शादी टूट जाती है, ना हमें वो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, ना हमें वो रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं 9 डिग्रीज़ के साथ भी टाइटल लेके खड़ी हो जाऊँ, अगर आई एम डाइवोर्स्ड, तो वो सारा कुछ वो माइनस कर देती है चीज़ें। ये हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर, ऐसे डिनाई नहीं किया जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है हमारी न्यू जनरेशन आएँ, पढ़ी लिखी आएँ, लोगों की सोचें बदल जाएँ। लेकिन मेरी शादी जो है वो अरेंज मैरिज थी, डेट वाज नॉट लव मैरिज। वो मेरे फादर सारी ज़िंदगी वही अलमिया था कि बाहर सारी ज़िंदगी गुजार गए थे कुवैत मुल्क में, तो उनको यहाँ के मतलब वो चालाकियाँ नहीं आती थी। वो बिल्कुल सीधे साधे से बंदे थे। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे हक महर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वो कहते थे मैंने बेटी खुदा के सुपुर्द की, ठीक है, इस नेचर का वो बंदा था। तो अब वो एक उनके लिए यही बहुत बड़ा झटका था। शायद वो बेटी की इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि 6 माह बाद बेटी का एक घर टूट गया और उनको 3rd डिग्री का हार्ट अटैक आया और एट द स्पॉट उनकी डेथ हुई है। मालिक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं देख रहा हूँ कि इनकी तरबियत जो है वो आज भी बोल रही है आपके अंदर। अच्छा, आखिरी सवाल, इस वक्त जो सीएम है पंजाब की मरीम नवाज़ साहिबा, मैं काफ़ी अरसे के बाद देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। रीज़न ये है कि वो ख़ुद सीएम जो है वो ख़ातून है, ख़वातीन के मसाइल को समझती हैं, हमेशा ख़वातीन की बात करती हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर वो हमारी वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह लाजमी आपसे रब्ता करेंगी। क्या कहना चाहेंगी? कोई गिला करना चाहेंगी? कोई जॉब की आस करेंगी? क्या कहेंगी? गिला तो नहीं, गिला इंसान खुद एफर्ट करे, अल्लाह ताला उसका साथ दें।
माशाल्लाह बड़ी अच्छी खातून है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी बोलचाल, हर चीज़ अच्छी है और इससे बढ़ के क्या बात है कि ख़वातीन का साथ दे रही हैं। तो मेरी भी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अगर मेहनत करने वाले हैं तो हमारा भी साथ दें। सो नाजरीन, सालिया खलील की सारी कहानी को मैं अगर सम अप करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये जो तरबियत है इनके वालदैन की वो आज भी बोल रही है। और कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जिसको अगर डाइवोर्स हो जाए तो उसके अंदर कोई ऐब आ जाएगा। डाइवोर्स के बाद भी ज़िंदगी बदल सकती है और ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं और मर्दों की इस दुनिया में मर्दाना वार मुकाबला कर सकती हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ ये है कि इस वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है, सीएम साहिबा तक पहुँचाना है, ताकि सालिया खलील के साथ अगला हम इंटरव्यू जब करें तो ये किसी अच्छी मिनिस्ट्री में बैठी हुई हो और वहाँ जाके द डेली स्कूप के जितने नाजरीन हैं हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंशाल्लाह सालिया खलील साहिबा के साथ करेंगे। आप प्रॉमिस कर रही हैं हमारे साथ पहला इंटरव्यू हमें देंगे? वाई नॉट सर, ज़रूर। सर नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।